नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं, खरी खरी बोलते हैं। आज प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछ ही लिया कि जो पैसा पब्लिक देती है वो पैसा जाता कहां है, कहां खर्च होता है, सही जगह पहुंचता क्यों नहीं है, कौन कहां गड़बड़ कर देता है। मोदी के विरोधी फ्री की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरने की कोशिश करते हैं, जबकि मोदी कहते हैं मुफ्त का सामान नहीं देना चाहिए, फ्री की रेवड़ी से बचना चाहिए। मोदी ऐसा कहकर भी लोगों का भरोसा जीत जाते हैं, चुनाव में फर्स्ट आते हैं। आज मोदी ने फ्री की बिजली बांटकर बिजली कंपनियों का सत्यानाश करने वाले राज्यों की क्लास लगाई। राज्य सरकारें बिजली कंपनियों से इलेक्ट्रिसिटी खरीदकर पब्लिक को देती हैं, मगर बिजली कंपनियों का बकाया चुकता नहीं करती। मोदी ने यह साफ साफ कह दिया। प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं, इसके बावजूद पब्लिक उनसे जुड़ती है, और यही नरेंद्र मोदी की पावर है। इसलिए मोदी इतने पावरफुल हैं। अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं तो मोदी ही वापस आएंगे। मोदी अकेले नहीं आएंगे, अपने मुख्यमंत्रियों को भी जिताएंगे। तो क्या मोदी सारे चुनाव जीतेंगे? आज का सर्वे क्या बताता है? अलग अलग राज्यों में मोदी कितना आगे हैं और विरोधी कैसे भाग रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी आज के बाद कोई चुनाव नहीं हारेंगे? क्या ऐसी प्रचंड मोदी लहर चल रही है कि विरोधी दूर दूर तक कहीं नहीं है? अलग अलग राज्यों के रुझान आ गए। क्या राजस्थान में गहलोत की विदाई होगी? क्या छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार जाएगी? क्या हिमाचल में बीजेपी ही एक बार फिर सरकार बनाएगी? क्या गुजरात में लगातार 7वीं बार नरेंद्र मोदी ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या तेलंगाना में केसीआर की कुर्सी खिसकेगी? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज की वापसी होगी? ये सारे वो राज्य हैं जहां 24 से पहले मोदी वर्सेस ऑल की लड़ाई होगी। इन सभी 6 राज्यों में रुझान आ गए। विरोधियों के लिए बुरी खबर है, मोदी के टक्कर में कोई कहीं नहीं है। पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र, इन राज्यों में 24 से पहले सीएम के चेहरे के लिए चुनाव नहीं है। मगर आज अभी इस वक्त अगर इन राज्यों में चुनाव हो जाए तो यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में मोदी ही अव्वल है। बंगाल और पंजाब में भी टक्कर कांटे की है, मगर यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक्स फैक्टर है। राज्य कोई भी हो, पब्लिक को समझ में आ गया है, जो मोदी के साथ जाएगा नंबर उसी का बढ़ेगा, जो विपक्ष का हाथ पकड़ेगा उसको झटका ही लगेगा। मोदी ने एक हिंट दे दिया है, 24 से पहले और 24 के बाद वाले लॉन्ग टर्म प्लान पर काम शुरू हो चुका है। भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। हैशटैग छा गए मोदी यूं ही ट्रेंड नहीं कर रहा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में लोग यूं ही मोदी मोदी नहीं कर रहे। ये मोदी की लीडरशिप में बीजेपी का मेगा शो है। ट्विटर पर ये चल रहा है। विरोधियों ने मोदी की लहर देखी, मगर 24 में मोदी की सुनामी देखना बाकी है। लोग ये भी कह रहे हैं मोदी स्टॉर्म आज अभी इस वक्त मूड ऑफ द नेशन ही यही है। राजस्थान बोले मोदी मोदी, छत्तीसगढ़ बोले मोदी मोदी, हिमाचल बोले मोदी मोदी, महाराष्ट्र बोले मोदी मोदी, गुजरात बोले मोदी मोदी, बिहार में मोदी, बंगाल और तेलंगाना में भी मोदी ही मोदी। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन पार्ट टाइम पॉलिटिक्स में बिजी हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक कहीं मोदी का विरोध तो कहीं किसी और मुद्दे पर मोदी विरोधियों की आपस में ही तोड़फोड़। उस तरफ यही चल रहा है, जबकि इस तरफ मोदी आने वाले हर चुनाव में जीत की स्ट्रेटजी रेडी करके बैठे हैं, सारा समीकरण सेट करके बैठे हैं। चलिए शुरुआत राजस्थान से करते हैं, जहां दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले। इंडिया टीवी मेटेराइज सर्वे में राजस्थान का मूड क्या कह रहा है? पब्लिक गहलोत के साथ जाएगी या मोदी पर ही भरोसा जताएगी? जवाब कुछ फैक्ट्स में है। इस वक्त कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है।
आतंक वाली स्क्रिप्ट फिट कर रहा है। जबकि खुद राजस्थान की गहलोत सरकार सरतन से जुदा कांड के बाद सवालों के घेरे में है। कन्हैयालाल के मर्डर का असर राजस्थान के एक एक वोटर पर हुआ है। सर्वे से ये चीज क्लियर हो जाती है। अगर इस वक्त राजस्थान में चुनाव हुए तो क्या उदयपुर कांड बड़ा फैक्टर बनेगा? इसके जवाब में 69% लोगों की राय हां में है। सर्वे का दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि अगर राजस्थान में आज चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बनेगी? इसके जवाब में 57% लोग बीजेपी के साथ गए। सिर्फ 27% ने गहलोत सरकार में दिलचस्पी दिखाई। यह ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे मोदी का चेहरा, मोदी की लीडरशिप एक बड़ा फैक्टर है। सर्वे में जब लोगों से यह पूछा गया कि वोट किसके नाम पर देंगे तो 42% ने बिना किसी झिझक के मोदी का नाम लिया। सिर्फ 28% ने गहलोत को चुना। इन आंकड़ों से क्लियर है, राजस्थान में बीजेपी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है राजस्थान में विधानसभा चुनाव पर भी, और सबसे ज्यादा भरोसा लोगों का पीएम मोदी पर ही है। तो किसकी बनेगी सरकार और कौन सा चेहरा सबसे पॉपुलर, ये बात तो हमने कर ली, लेकिन वोट शेयर की बात भी कर लेते हैं। तो अगर आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस का वोट शेयर 31% रह सकता है। अगर बात हम कांग्रेस के इतर बीजेपी की कर ले, जो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर इस वक्त राजस्थान में है, तो 52% वोट शेयर रह सकता है भारतीय जनता पार्टी का अगर आज विधानसभा के चुनाव राजस्थान में होते हैं तो। वहीं अन्यों की अगर बात कर ले तो उनका जो वोट शेयर है वो 17% रह सकता है। यानी बीजेपी वोट शेयर के लिहाज से बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है अगर आज चुनाव होते हैं तो। 148 सीटें 200 में से बीजेपी जीतने की परिस्थिति में है आज। 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार राजस्थान में बन सकती है। यह इस सर्वे का सबसे बड़ा नतीजा राजस्थान को लेकर के। फिर बता दें आपको, 52% वोट बीजेपी को मिल सकता है राजस्थान में आज के हालात में, और 148 सीटों में वो तब्दील हो सकता है और कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर सिमट सकती है। तो बड़ी खबर है ये। इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक आज अगर चुनाव हो जाएं तो राजस्थान में बंपर मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टीवी मेटराइज सर्वे के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार पर खतरे की घंटी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार का क्या होगा? शनिवार को भूपेश बघेल दिन भर सोशल मीडिया पर बिजी दिखे। कभी इकोनॉमी का जिक्र करके अपनी पीठ थपथपाई, कभी 2014 के पहले वाले गुजरात मॉडल को 2022 के गुजरात मॉडल से जोड़कर एंटी मोदी स्क्रिप्ट फिट की। मगर भूपेश बघेल के लिए बुरी खबर यह है कि पब्लिक उन पर भरोसा खोती दिख रही है। छत्तीसगढ़ में नवंबर 2023 में चुनाव होने हैं और अगर उसे आज के हिसाब से देखें तो राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से जाता दिख रहा है। और यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े फैक्टर हैं। एक लाइन में कहें तो अगर आज चुनाव हुए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और मोदी ही उसकी सबसे बड़ी वजह है। आज अगर चुनाव हो जाए तो किसकी होगी सरकार, ये सबसे अहम सवाल है। और जो हमें जवाब मिले उसके मुताबिक बीजेपी को 48% लोग पसंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 32% ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी अगर आज चुनाव होते हैं छत्तीसगढ़ में। वहीं 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कहने की स्थिति में हैं, जो कह रहे हैं कि तस्वीर अभी साफ नहीं है। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल के खाते में यानी कि कांग्रेस के खाते में 40% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है अगर आज विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में हो जाते हैं तो। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में कितना वोट शेयर जा रहा है यह भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं, वो है 43%। यानी वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी बड़ी पार्टी बन रही है छत्तीसगढ़ में। वहीं अगर अन्य की हम बात कर लें तो अन्य के खाते में 17% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव अगर अभी होते हैं तो किसके नाम पर वोट पड़ेंगे सबसे ज्यादा?
और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके नाम पर 22% वोट पड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर 38% लोग वोट डाल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में स्थानीय मुद्दों के नाम पर 17% वोट डाल सकते हैं लोग, और विधायकों के काम की काज पर यानी कि एमएलए के कामकाज पर 23% वोट डाल सकते हैं। यहां पर भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर डलते नजर आ रहे हैं। 38% लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाल सकते हैं छत्तीसगढ़ में। जो लोग बीजेपी के विरोधी हैं, मोदी से नफरत करते हैं, उनका आसान सा अंकगणित है कि चुनाव में भगवा वर्चस्व को तोड़ने के लिए विपक्ष को बस एकजुट होने की जरूरत है। इन लोगों का मानना है कि बीजेपी विरोध के समान धरातल यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली भावना से बना गठबंधन अपने आप बीजेपी के दबदबे को खत्म कर देगा। मगर विपक्ष न लोकसभा चुनाव के लिए ही एकजुट है और न ही राज्यों में कोई मोदी के टक्कर में है। गुजरात का ही उदाहरण देख लीजिए। गुजरात में बीजेपी 27 सालों से चुस्त है, लगातार 7वीं बार सरकार बनाने की तैयारी में व्यस्त है, जबकि कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी बहुत सुस्त है। केजरीवाल भले ही गुजरात के राउंड लगा रहे हों, मंदिर मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हों, सोमनाथ पहुंचकर रुद्राक्ष पहनकर हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हों, वोटर्स को फ्री की रेवड़ी वाले सपने दिखा रहे हों, मगर गुजरात तो मोदी का गढ़ है। वहां प्रधानमंत्री का चेहरा ही वोट का चुंबक है। इंडिया टीवी मेटाराइज सर्वे से भी क्लियर है, गुजरात में मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वहां सबसे बड़ा विनिंग फैक्टर ही नरेंद्र मोदी है। सर्वे में पब्लिक से डायरेक्ट सवाल पूछा गया, अगर आज चुनाव हुए तो गुजरात में वोट किसके नाम पर? इसके जवाब में 33% ने कहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर, मोदी पर विश्वास के नाम पर, और नतीजा आपके सामने है। 27 साल से भाजपा की सरकार है। सवाल सीधा पूछा गया लोगों से कि आप उनको क्या लगता है नई सरकार किसकी बनेगी। 56% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि भूपेंद्र पटेल यानी बीजेपी की सरकार रिपीट होने जा रही है, दोबारा बनने जा रही है। 31% लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी शायद इस बार कोई करिश्मा करेगी, जिसकी उम्मीद वो बरसों से कर रही है, और उलटफेर कोई होगा और उनकी सरकार बनेगी। 9% लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार कोई ऐसा उलटफेर कर देगी जो कि सबको चौंका दे, और 4% लोगों को लगता है कि इस बार बहुमत किसी का नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी को आज के हालात में 48% वोट मिलने के आसार हैं। इसके अलावा 33% वोट कांग्रेस पार्टी को जा सकता है, आम आदमी पार्टी को 16% वोट मिल सकते हैं और अन्य को 3%। तो वोट शेयर में बीजेपी नंबर 1 पार्टी आज भी 27 साल के बाद भी बनती हुई दिखाई दे रही है। 48% वोट मिल सकता है बीजेपी को गुजरात में। बड़ा सवाल यह रहता है कि सीटें किसको कितनी मिलने जा रही हैं। भूपेंद्र पटेल को 108 सीटें मिल सकती हैं, क्लियर मेजॉरिटी दिखती है 182 में से। शक्ति सिंह गोयल को 55 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस के हैं। अरविंद केजरीवाल को 16 सीटें मिल सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। यह अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी होगी, क्योंकि 16 सीटें अगर वो गुजरात में लेकर आते हैं और अदर्स के खाते यानी कि अन्य के खाते में 3 सीटें जाती नजर आ रही है। लेकिन भूपेंद्र पटेल को 108 सीटें फुल टैली अगर हम आपको दिखाएं तो भूपेंद्र पटेल को 108 सीटें यह बताती है कि यहां पर क्लियर मेजॉरिटी है बीजेपी के पास। 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में। हमारे सर्वे में गुजरात की ही तरह मध्य प्रदेश में भी मोदी की सुनामी साफ साफ दिखाई दे रही है। नवंबर 2023 के बाद शिवराज सिंह चौहान का रिटर्न टिकट कंफर्म दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक अगर मध्य प्रदेश में आज चुनाव हुए तो 43% लोगों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस टक्कर में जरूर है, मगर 37% पर अटकी है। एमपी में सरकार का काम और विधायकों का काम अहम चुनावी फैक्टर है। किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलेगा? शिवराज सिंह चौहान जो कि मौजूदा वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्हें 44% वोट मिल सकते हैं 230 विधानसभा मध्य प्रदेश में। और कमलनाथ जो कि आपको बता दें वहां पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 41% वोट कमलनाथ को जाएगा। यानी कि मुकाबला तो है 44% बीजेपी, 41% कांग्रेस, जबकि अन्य के खाते में 15% वोट जाते दिख रहे हैं। क्लियर मुकाबला है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी है यहां पर, जो कि
44% वोट शेयर के साथ सबसे आगे दिखती है अगर आज चुनाव हुए तो। 2018 के चुनावों से अगर आप तुलना करेंगे तो बीजेपी को मिले थे 109 सीटें और आज अगर चुनाव होते हैं तो 119 सीटें मिल सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को। वहीं बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को 114 सीटें 2018 के चुनावों में मिली थी, लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं तो ये सीटें घटकर 98 हो जाती हैं। अन्य की अगर बात करें तो अन्य ने 7 सीटें जीती थी 2018 में, लेकिन अगर आज विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 13 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश की कहानी को एक लाइन में समझना हो तो बस यही कहा जा सकता है कि केंद्र में मोदी और राज्य में शिवराज सिंह चौहान की डबल इंजन की सरकार पर लोगों का भरोसा कायम है और इसका फायदा होता साफ साफ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी मोदी जी की अपार लोकप्रियता है। गरीब कल्याण की योजनाएं, विकास के काम जनता के दिल में भी घर कर रहे हैं और दिमाग में भी जगह बना रहे हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में हर गांव में, हर घर में, गरीब के घर में भी भारतीय जनता पार्टी है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और यहां मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर जो विकास के काम कर रही है उसको भी जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए जनता हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उठा के देख लें मोदी जी की पूरी सरकार के काम को, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के काम को। अगर राशन दिया है तो हमने किसी की जाति और धर्म नहीं देखा, सबको राशन दिया है। मोदी जी ने सबको राशन दिया है। मोदी जी की असंदिग्ध लोकप्रियता, उसका असर है। और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी जो सेवा हो सकी विनम्रता के साथ करने की कोशिश की है। लोग मोदी जी के साथ खड़े कि 2023 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। ये बात सही है कि लंबे समय से देश की नेशनल और रीजनल पॉलिटिक्स दो पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है। कई जगहों पर इन्हीं दोनों पार्टियों में सीधा मुकाबला होता आया है, मगर 2014 के बाद मोदी की लीडरशिप में न्यू बीजेपी के उदय के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनावों में ये पैटर्न अलग थलग पड़ चुका है। बीजेपी ताकतवर हुई है और कांग्रेस ही नहीं तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को भी बैकफुट पर धकेल चुकी है। यही पैटर्न अब बंगाल में भी दिखने लगा है। पार्थ और अर्पिता के मुद्दे पर बीजेपी सड़कों पर है। यह लड़ाई दो तरफा है, एक तरफा नहीं। अगर बंगाल में इस वक्त चुनाव हुए तो 31% के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा में सुरक्षा बड़ा मुद्दा होगी। 22% के मुताबिक मोदी सरकार की नीतियां मुद्दा होंगी। बावजूद इसके ममता का किला मजबूत दिख रहा है। 22% लोग मोदी के नाम पर वोट देंगे, जबकि ममता के नाम पर वोट देने वालों का परसेंटेज 33% है। बंगाल के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है। एक है बीजेपी प्लस शिंदे ग्रुप, दूसरा है ठाकरे ग्रुप, जिसमें कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है। महागाड़ी सरकार के जाने के बाद ठाकरे ग्रुप की शिवसेना वापसी के लिए बहुत हाथ पैर मार रही है। शरद पवार की एनसीपी भी सड़कों पर है। लेटेस्ट एग्जाम्पल शनिवार का है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के एक बयान पर बवाल होता है। वो कहते हैं मुंबई से राजस्थानी और गुजरातियों को निकाल दे तो यहाँ पैसा बचेगा ही नहीं। इसके बाद पहले उद्धव ठाकरे मोर्चा संभालते हैं, कोश्यारी को जवाब देते हैं कि अब कोल्हापुरी चप्पलें भी देखें। एनसीपी भी सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर कूद पड़ती है। दरअसल ये कुछ और नहीं, सियासी जमीन तलाशने की कोशिश है जो लगभग खोती जा रही है। शिवसेना में फूट से सबसे ज्यादा फायदा फडणवीस को होगा। 48% को ऐसा लगता है। 42% को लगता है कि उद्धव ठाकरे की गुट वाली शिवसेना का भविष्य खतरे में है। 43% का मानना है कि अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो फडणवीस के डिप्टी सीएम बनने से बीजेपी को बम्पर फायदा होगा। अगर आज चुनाव हुए तो 52% के मुताबिक बीजेपी और शिंदे की सरकार बनेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि यहाँ भी नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़े फैक्टर हैं। 52% लोगों की राय यह है कि वो मोदी के नाम पर ही वोट देंगे।
आज चुनाव हो जाते हैं तो कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी की बात करें तो अगर आज चुनाव हो गए तो 34% रह सकता है भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर। शिंदे गुट की अगर हम बात कर लें तो उनका वोट शेयर रह सकता है 13%। इसके अलावा जो कि सबसे पॉपुलर चेहरा फिलहाल नजर आ रहे थे एनसीपी के, तो उनका अगर बात कर लें तो 20% वोट शेयर उनका रह सकता है। अगर हम यहां कांग्रेस की बात करें महाराष्ट्र में तो उनका जो वोट शेयर है अगर आज चुनाव होते हैं तो कुल 16% रहेगा कांग्रेस का। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की अगर बात करें तो उनका वोट शेयर रह सकता है 9%। अगर आज महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हो जाते हैं तो अन्य की अगर बात कर लें तो अन्य का जो वोट शेयर है वो 8% रहेगा अगर आज विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में हो जाते हैं तो। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी 134 सीटों के साथ। वहीं शिंदे शिवसेना, क्योंकि शिवसेना पर शिंदे भी दावा कर रहे हैं इसलिए शिंदे शिवसेना में कहूंगा, 41 सीटें इनके पास आएंगी। पहली बार चुनाव में जाएंगे तो एनसीपी के पास 44 सीटें आएंगी, शरद पवार के पास 44 सीटें आएंगी, कांग्रेस को 38 सीटें मिलेंगी, अशोक चौहान जो कि नेतृत्व करते हैं उनका, ठाकरे शिवसेना को 18 सीटें मिलेंगी। बहुत बड़ा नुकसान होता दिखेगा अभी चुनाव में जाएंगे तो, और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि साफ तौर पर अगर आप यहां पर देखेंगे तो बीजेपी 134 पर है, क्लियर मेजॉरिटी तो नहीं है, लेकिन शिंदे शिवसेना के साथ मिलकर अभी चुनाव होता है तो आसानी से सरकार बना लेंगे, कहीं कोई परेशानी बीजेपी को नहीं आने वाली है। इंडिया टीवी मेटाराइज सर्वे से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसने दो चीज क्लियर कर दी। नंबर 1, अगर आज अभी इस वक्त इन राज्यों में चुनाव हो जाएं तो मोदी के फेवर में बहुत बड़ा उलटफेर होगा, और नंबर 2, मोदी के टक्कर में कोई दूसरा नेता नहीं दिख रहा। अब ऐसा क्यों है? शनिवार ने एक एग्जाम्पल की मदद से यह भी समझाया। मोदी ने बिजली की बात की, बिजली कंपनियों के बकाये की बात की, और महाराष्ट्र की पूर्व की महाअघाड़ी सरकार से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सारे राज्यों की सरकारों का ब्यौरा देते हुए बताया किसने कितना लूट मचाया, पैसा कहां लुटाया। समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है। राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीति तत्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है, लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनौतियों को कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने वाली योजना है। उनका भविष्य तबाह करने वाली बातें हैं। समस्या का समाधान आज ढूंढने के बजाय उनको ये सोच करके टाल देने की कोई, और इसको समझेगा कोई और सुलझाएगा, आने वाला जो करेगा करेगा, मुझे क्या, मैं तो 5 साल 10 साल में चला जाऊंगा। ये सोच देश की भलाई के लिए उचित नहीं है। इस कार्यक्रम में अनेक राज्यों के सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री और ये अन्य प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। इस अवसर एक बहुत ही गंभीर बात और अपनी बड़ी चिंता भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, और ये चिंता इतनी बड़ी है कि एक बार हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को 15 अगस्त को लाल किले के भाषण में इस चिंता को व्यक्त करना पड़ा था। देश के कई राज्यों में आज पावर सेक्टर बहुत बड़े संकट में है, और जब किसी राज्य का पावर सेक्टर कमजोर होता है तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है और उस राज्य के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल देता है। आप भी जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में लॉसेस डबल डिजिट में हैं। आंकड़े बताते हैं कि बिजली कंपनियां बिजली तो पर्याप्त पैदा कर रही है, लेकिन फिर भी
उनके पास जरूरी फंड नहीं है और ज्यादातर ये कंपनियां सरकारों की हैं। इस कड़वे सच से आप सभी परिचित हैं। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का पैसा उनको समय पर मिला हो। उनके राज्य सरकारों पर भारी भरकम ड्यूज रहते हैं, बकाया रहते हैं। देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया पड़ा है। और चुनौती इतनी नहीं है, अलग अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता। ये बकाया भी, ये बड़े बड़े वादे कर जो किया गया है ना, वो भी बकाया करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। राज्यों के ड्यूज पेंडिंग है। मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके इन चीजों को क्लियर करें। साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार बार बकाया क्यों रहता है। मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो डायरेक्ट बोलते, खरी खरी बोलते, कड़वी बात कहने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए पब्लिक मोदी को पसंद करती है और बार बार हर बार मोदी को ही चुनती है। 24 से पहले अलग अलग राज्यों पर आए सर्वे अगर संकेत हैं, तो तय मानिए कि मोदी लहर के बाद मोदी की सुनामी आने ही वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।